हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देख रहे थे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से रिलेटेड। तो यदि आपको ध्यान हो, अपने जो यूनिट नंबर 3 पढ़ी थी उसमें भी हमने सांख्यिकी पढ़ी थी। कौन सी सांख्यिकी पढ़ी थी? यदि नाम याद हो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी पढ़ी थी। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की। तो सबसे पहले तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो मैंने इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको एक फर्मियन और एक बोसॉन कण में डिफरेंस बताया था। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी होती है उसमें क्या क्या होता है। इसमें एक तो सबसे पहले बोसॉन कण की व्याख्या की जाती है। बोसॉन कण कौन से होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बोसॉन कण कौन कौन से होते हैं। एक तो जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर होता है या जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो कैसी होती है आपके पास, कैसी होती है बताओ? पूर्णांक के रूप में होती है, यानी 0 1 2 3 4 इस टाइप में होती है। तो यदि क्या हो, चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक के रूप में हो, वो क्या होता है? बोसॉन होता है। आपको फर्स्ट बात ये ध्यान है। सेकंड क्या, इसका जो तरंग फलन होता है वो क्या होता है? सममित होता है। ये भी आपको ध्यान है, जो मैंने डिफरेंस में लिखवाया था। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट उसकी जो बोसॉन कण कौन से होते हैं, जो चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक को व्यक्त करते हैं। सेकंड कौन सा होता है आपके पास? सेकंड होता है कि आपके पास जो भी क्या जो तरंग फलन है वो क्या होगा? सममित होगा। थर्ड क्या होता है? थर्ड इसमें पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता। और फोर्थ क्या होता है आपके पास? फोर्थ ये होता है कि इसमें जो भी यदि एग्जाम्पल लेते तो एग्जाम्पल अपन ने लिया तो ध्यान होगा, तो पायन कायन इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल लेते, वो इस टाइप के पार्टिकल आते, ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ किसमें बात करता हूँ, इसमें यदि एक कक्षक में पार्टिकल बढ़ने की संख्या बताऊं तो बोसॉन यदि पार्टिकल है तो वो एक कक्षक में 2 या 2 से अधिक पार्टिकल भरे जा सकते हैं, बल्कि फर्मियन में ऐसा नहीं होता। एक कक्षक में केवल फिक्स लिमिट रहती है कि इतने ही पार्टिकल आप भर सकते हो। तो इसी तरह से इसमें एक कक्षक होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल भी भर सकते हैं। तो बोसॉन क्या होते हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब उसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या करती है, जो बोसॉन कण होते हैं उसके बारे में ही अपन को कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करती है। तो आपको पता लग गया क्या क्या है बोसॉन में? चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक, तरंग फलन सममित। थर्ड क्या है आपके पास? एक ही कक्षक में 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या या कोई भी कण की संख्या, या फिर पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता। तो ये सब किसको व्यक्त करता है? बोसॉन को व्यक्त करता है। और यही जो इस सांख्यिकी को का जो फॉलो करेगा वो कौन सी सांख्यिकी है? वो है आपके पास बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन इसको कैलकुलेशन करने के लिए मानते हैं कि यदि आपको ध्यान हो तो मैंने एक बताया था कला समष्टि, जिसे बोला था फेज स्पेस। तो फेज स्पेस जानते हो कि फेज स्पेस क्या होता है? मान लेते हैं कोई ऐसा सिस्टम है जो क्या है, कला समष्टि में, कला समष्टि यानी उसमें 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड। 3 तो कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट पोजीशन के। और 3 कौन से होते हैं? मोमेंटम के। यानी 6 टोटल 60 विमीय होता है। तो वो क्या कहलाती है? आपकी कला समष्टि। तो मान लेता हूं मैं कि कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, और पार्टिकल की संख्या मान ली कि कितने पार्टिकल है आपके पास? ni पार्टिकल है। यानी IV अवस्था में कितने पार्टिकल है आपके पास? n पार्टिकल है। IV अवस्था में या किसी अवस्था में n पार्टिकल है। तो यहाँ पे यदि मैं उपस्थित, देखो यहाँ पे फिर अपन डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये क्या है आपके पास? कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या। तो कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या, अब ये जो उसका आयतन होगा कला समष्टि का, वो तो कितना होगा आप जानते हो। 1D होता तो H लेते, 2D होता तो H² लेते, और 3D होता तो H³ लेते। तो कला समष्टि क्या है आपका? एक 3D है। 3D है, इसका मतलब ये कैसे लोगे, कैसे लोगे? इसका आयतन कितना हो जाएगा? H³ हो जाएगा। और यदि इसमें कला समष्टि क्या है? कला समष्टि का जो आयतन होता है, यानी टोटल कॉस्ट, उसके वॉल्यूम की बात करें जो सिस्टम है उसके जो फेज स्पेस का, तो वो कितना होता है? वो आप जानते हो कि कितना होता है? H। और H की वैल्यू क्या होती है? dx dy dz dpx dpy और dpz। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो उसी को काम में लेते हुए आज अपन इस बोस-आइंस्टीन पर आते हैं। तो देखो, इसमें जो डेरिवेशन है पहले आप उसको एक एक टर्म को समझना, क्योंकि यदि ये वाली स्टैटिक्स आपको समझ में आएगी तो फिर इसके आगे वाली जो स्टैटिक्स है फर्मी डिराक, वो भी अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या है? कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या। तो देखो, कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या, कला समष्टि आपको पता है क्या होता है? 6 विमीय कोऑर्डिनेट होता है। ऐसा सिस्टम होता है जिसमें dx dy dz dpx dpy और dpz कितने 6 कोऑर्डिनेट की व्याख्या करता है, वो क्या होती है आपकी? कला समष्टि। अब मैं उपस्थित कणों की संख्या निकालूं तो कणों की संख्या मान ली कि यहाँ पे कितनी है? टोटल मैंने मान लिया कि इसका जो कला समष्टि का आयतन होगा वो कितना होगा? H। कैपिटल H क्या होता है? कला समष्टि का आयतन होता है। जहां पर आप लिख सकते हो कि ये H क्या है? कला समष्टि का आयतन है। क्या है? कला समष्टि का आयतन है। कला समष्टि का आयतन है। अब यदि मैं बात करूँ, ये जो नीचे ये H³ है, ये क्या है? ये आपका वो आयतन है जो क्या होता है? किसी भी पार्टिकल के लिए वेरीफाई होता है। यानी कोई भी सिस्टम होता है, मान लिया कोई 3D स्पेस है, कोई स्पेस है, तो उसमें क्या कोई पार्टिकल रखा हुआ, तो यदि 3D की बात करा तो उसका आयतन XYZ या dv की या d τ होता है, उसको आप कैसे लिखते हो? dx dy dz ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? H³ लिख लिया। तो देखो, जो
कला समष्टि में उपस्थित कणों की संख्या आएगी, यहाँ पे कणों की संख्या कितनी है। अब ये बात कर रहा है किसकी, जी आई की, तो यहाँ पे जी आई क्या होगा आपके पास, जी आई क्या है यहाँ पे, एक तरह से आपके पास कक्षक है, कक्षक की संख्या, और कक्षक में क्या भरे जाएंगे आपके पास, पार्टिकल भरे जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, कक्षक में उपस्थित पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, कक्षक में उपस्थित पार्टिकल की संख्या। तो देखो अब ये वाला रिलेशन जानते हो आप, इसके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ऐसा कोई सिस्टम मान लिया जिसके जी आई या उपस्थित कणों की संख्या कितनी है, जी इक्वल टू एच ओवन में एच क्यूब। अब यदि मैं मानता हूँ कि आई वी अवस्था के लिए उष्मागतिक प्रायिकता, अब सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि उष्मागतिक प्रायिकता किसे कहते हैं। तो उष्मागतिक प्रायिकता किसे कहते हैं, ये वाली मैं जो टर्म है वो यूनिट नंबर 3 में कंप्लीट रूप से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उष्मागतिक प्रायिकता किसे कहते हैं। इसका मैंने एक रिलेशन निकलवाया था, S इक्वल टू के लॉग W, ठीक है। तो ये क्या होती है उष्मागतिक प्रायिकता। अब उष्मागतिक प्रायिकता यानी जैसे मैं कोई स्टेट है, कोई कक्षक है, अब उसमें मुझे 3 पार्टिकल भरने हैं, तो उस 3 पार्टिकल को भरने की कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास, वही आपकी क्या कहलाएगी, एक तरह से उष्मागतिक प्रायिकता कहलाएगी। अपन ने फाइंड भी किया था। तो देखो जो फर्मियन कण होते हैं उसके लिए उष्मागतिक प्रायिकता अलग होती है, बोजॉन कण होते हैं उसके लिए उष्मागतिक प्रायिकता अलग होती है, वो डिपेंड करता है उनके फॉर्मूलों पर। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, बोसॉन के लिए बात कर रहे हैं, बोजॉन कण के लिए बात कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी प्रायिकता होगी वो क्या होगी, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू जी आई, ब्रैकेट में जी आई प्लस एन आई और माइनस का 1, जी आई फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो जो आपको दिख रहा है पहले इसको पता होना चाहिए, ये डब्ल्यू आई क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू आई क्या है यहाँ पे, आई वी अवस्था में उष्मागतिक प्रायिकता क्या है, आई वी अवस्था में उष्मागतिक प्रायिकता। ये जी आई क्या है, आई वी अवस्था में उपस्थित कक्षकों की संख्या। जी आई क्या है, आई वी अवस्था में उपस्थित कक्षक की संख्या, यानी कितने कक्षक उसमें उपस्थित हैं। फिर यहाँ पे क्या है, ये एन आई क्या है, एन आई है कि कक्षक में उपस्थित जो पार्टिकल की संख्या है, क्या है, कक्षक में उपस्थित पार्टिकल की संख्या। अब अपन आई वी स्टेट के लिए बात करें तो क्या मान लिया मैंने कि आई वी कक्षा में उपस्थित या आई वी कक्षक में उपस्थित कक्षकों की संख्या। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म आ रही है, डब्ल्यू आई उष्मागतिक प्रायिकता, जी आई क्या है, कक्षकों की संख्या किसमें, आई वी स्टेट में, और एन आई क्या है, आई वी स्टेट में उपस्थित कणों की संख्या या पार्टिकल की संख्या। अब देखो ये वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये वाला उष्मागतिक प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। अब इस पूरे डेरिवेशन में आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यदि पहले वाली स्टैटिक्स पढ़ी है, यानी वो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान की पढ़ी थी अपन ने, उसमें भी आपका फॉर्मूला था, उसमें आपको ध्यान होगा तो इस टाइप का ही कुछ फॉर्मूला था। ये नहीं था फॉर्मूला, तीनों के लिए डिफरेंट है, इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, फर्मी डिराक के लिए अलग है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला है जी आई प्लस एन आई माइनस 1, जी आई फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल। अब आप जानते हो कि कोई भी एन आई फैक्टोरियल को ओपन करते हो तो क्या आता है आपके पास, एन माइनस 1 फैक्टोरियल आता है। क्या आता है, एन और एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या मैं इस टर्म को इस वाले फॉर्मूले से इस जी आई को ओपन कर सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले से इस जी आई को ओपन कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे जी आई है, क्या है आपके पास, जी आई है और फैक्टोरियल है, तो यहाँ क्या आएगा, जी आई माइनस 1 और फैक्टोरियल। तो देखो इस टर्म को मैंने इस फॉर्मूले से क्या किया, ओपन कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये जी आई है, यहाँ मैंने एन आई कर दिएगा, ये एन आई कैसे कर दिया मैंने, ये जी आई है, ध्यान रखना ये एन आई नहीं है, ये क्या है आपके पास, जी आई है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। तो एन आई तो आपने क्या रखा है, ऐसे का ऐसे रखा है, केवल यहाँ पे क्या आया है, जी आई आया है। क्या आया है, जी आई। ये सब जगह क्या है, जी आई है, ध्यान, ठीक है। ये G1 है, ये G2 है, ये G3। देखो इसमें कैसे होगा, इसको मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले से ओपन किया, तो जी आई को फैक्टोरियल से ओपन किया तो क्या आ जाएगा, जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या लिख दिया मैंने, जी आई और जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से क्या कर दिया, इस जी आई वाली टर्म को ओपन कर दिया। एन आई फैक्टोरियल था वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये जी आई वाले को ही ओपन क्यों किया, आप कहोगे एन आई वाले को क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बाहर जी आई आ रहा है। यदि मैं इसको जी आई से ओपन करूंगा तो जी आई से जी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, ये वाला दोनों कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा आपके पास, W इक्वल टू जी आई प्लस एन आई माइनस का 1 और जी आई माइनस का 1 फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। यानी ये क्या बची आपके पास, एक उष्मागतिक प्रायिकता बची। अब मैं क्या जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि ये तो मैंने किसके लिए बात की, एक स्टेट के लिए बात की, आई वी अवस्था के लिए बात की। यदि मैं संपूर्ण निकाय की बात करता हूँ, यानी पूरे निकाय में जो उष्मागतिक प्रायिकता होती है, तो उसके लिए क्या करूँगा, पाई लगाऊंगा। पाई का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा। तो क्या होगा, जो उष्मागतिक, यदि संपूर्ण निकाय के लिए बात करें, संपूर्ण निकाय के लिए उष्मागतिक प्रायिकता क्या है,
संपूर्ण निकाय के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता, तो ये क्या होगी W इक्वल टू पाई WI। पाई का मतलब क्या है, टोटल जितने भी सिस्टम बनेंगे उन सबको क्या करना है, ऐड करना है, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सबको ऐड करेंगे। WI क्या है, यहाँ पे IV अवस्था में उपस्थित ऊष्मागतिक प्रायिकता है। पाई ऐसे का ऐसे रख दिया। WI का जो फॉर्मूला आया था समीकरण नंबर 1 से, वो लिख दिया GI प्लस NI-1, GI-1 और NI फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या किया, यदि मैं पाई को हटाऊंगा तो यहाँ पे पाई की जगह क्या लगाऊंगा, सिग्मा, या फिर आप ऐसे लगा सकते हो 1 2 3, यानी जहाँ जहाँ आई है वहाँ आई इक्वल टू 1 लगाओ पहले, फिर 2 लगाओ, फिर 3 लगाओ, ऐसे डैश डैश करके आप n लगा सकते हो, तो ये पाई हट जाएगा यहाँ से। तो क्या किया, देखो पहले G1 N1 -1, G1 -1 N1, G2 प्लस N2 -1 फैक्टोरल, G2 -1 फैक्टोरल और N2 फैक्टोरल, इस तरीके से क्या किया मैंने, इस टर्म को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आप जानते हो कि जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो लघुगुणक के रूप में क्या कहलाती है, आपकी एंट्रोपी कहलाती है। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने ये रिलेशन आपको यूनिट नंबर 3 में डेरिवेशन के रूप में करवाया है। सिद्ध कीजिए कि जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है उसका लघुगुणक रूप क्या होता है, एंट्रोपी होता है, तो वो अपन ने प्रूफ भी किया है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मुझे एंट्रोपी को फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी की टर्म में यदि निकालना है, तो मुझे क्या लेना होगा, जो W आया है, जो ऊष्मागतिक प्रायिकता आई है, उसका क्या लूँ, लॉग लूँ। तो लॉग क्यों लिया, क्योंकि ये क्या ऊष्मागतिक प्रायिकता का लघुगुणक रूप, यानी जो S होता है वो क्या होता है आपका K log W होता है। ये आप फॉर्मूला यूनिट नंबर 3 से जानते हो। तो देखो log EW था तो log EW लिख दिया। फिर क्या था, यहाँ पे अब पाई था तो पाई की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे सिग्मा लगा देता हूँ। और जो ये वाला टर्म था इसका क्या ले लिया मैंने, लॉग ले लिया। इसका क्या ले लिया मैंने, लॉग ले लिया। अब देखो लॉग क्या है, m अपॉन में n, यानी ये क्या होगा, लॉग m माइनस n। तो देखो लॉग GI प्लस NI, ऊपर वाली टर्म तो मैंने m मान के लिख दी ऐसे कि ऐसे, ये वाला पूरा माइनस लॉग में आएगा, क्या आएगा, पूरा लॉग में आएगा। बट ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दो टर्म है आपके पास, तो पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log m बाई n का फॉर्मूला लगेगा। फिर क्या लगेगा, नीचे वाली टर्म है m और n। तो देखो इसमें इसका यदि फॉर्मूला देते तो क्या आता, log m माइनस log n आता, और यहाँ पे क्या आता, log m प्लस का log n आता, यही आता, log m आता प्लस log n आता, log m माइनस log n आता। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, देखो log GI प्लस NI-1 था, क्या था, log GI प्लस NI-1। इसको क्या कर दिया मैंने, इसको ये कर दिया कि माइनस का log GI-1 माइनस का log NI कर दिया। तो ये क्या किया, देखो अब इसमें कैसे ओपन हुआ, ऊपर वाला टर्म MI ऐसे का ऐसे रख दिया m, ये पूरा नीचे वाला यदि मैं एक बार n मानता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का log GI-1 फैक्टोरल और साथ में क्या आएगा NI। अब ये दोनों कैसे प्लस में, तो ये ओपन होगा तो बीच में क्या आएगा प्लस, बट यहाँ पे इसका बाहर क्या था, माइनस था, उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, अंदर भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज ले रहे, तो मैंने दोनों को अलग अलग न करके एक ही टर्म में लिखा है। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज लिया तो log m माइनस का log n आया, फिर इस माइनस जो बाहर माइनस था उसकी वजह से मैंने क्या किया, अंदर प्लस आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस माइनस की वजह से क्या आ गया, आपका माइनस आ गया। अब देखो जब स्थूल निकाय के गुणधर्म से जानते हो, क्या जानते हो स्थूल निकाय क्या होता है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या होता है स्थूल निकाय, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट मैंने दोनों को एक्सप्लेन करके बताया था। तो देखो इसमें क्या होता है, GI प्लस NI की वैल्यू यदि क्या हो, क्योंकि देखो सभी में 1 1 की टर्म आ रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ केस मानूंगा, GI प्लस NI क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो उपस्थित कक्षकों की संख्या है वो क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। NI क्या होगी, उपस्थित कक्षकों में कणों की संख्या वो भी 1 से ज़्यादा होगी। और सिंपल सी बात है कि स्टैटिक्स जहाँ पर यूज़ लेते हैं, जहाँ पर पार्टिकल की संख्या क्या हो, बहुत सारी हो। जो स्टैटिक्स कहाँ पर यूज़ लेते हैं, जहाँ पर पार्टिकल की संख्या बहुत सारी हो। स्टैटिक्स का मीनिंग ही ये होता है कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें अपन को कुछ कैलकुलेशन करनी है, यदि 1 पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल हो, जहाँ तक तो आप कैलकुलेशन आप किसी भी विधि से कर सकते हो। बट क्या हो जाए, पार्टिकल की संख्या बहुत ही अधिक संख्या में बढ़ जाए तो फिर वहाँ पे यूज ली जाती है हमेशा स्टैटिक्स। तो यहाँ से आप स्टैटिक्स से मीनिंग से जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से ज़्यादा होगा और ये भी 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो 1 वाली टर्म आ रही है उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा इस कंडीशन की वजह से। तो देखो ये क्या आ जाएगा, log GI प्लस NI रह जाएगा ऐसे का ऐसे, ये 1 हट जाएगा यहाँ से, ये क्या रहेगा, log GI 1 हट जाएगा यहाँ से, और ये जैसे था वैसे का वैसे ही। अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक फार्मूला आता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टर्लिंग सूत्र, यूनिट नंबर 3 में भी बताया था। स्टर्लिंग सूत्र क्या होता है, log E n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखते हो, n log E n माइनस का n। तो यहाँ पे मैं यही वाला फॉर्मूला काम में लूंगा, log E n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log E n माइनस का n। क्या हो जाएगा ये, log EW इज इक्वल टू GI प्लस NI, क्या हो जाएगा, log EW इज इक्वल टू सिग्मा GI प्लस NI, क्या हो जाएगा। तो ये n की जगह तो क्या हो गया, जो n था, इस n की देखो मैं किसको ओपन कर रहा हूँ, इस वाली टर्म से इस टर्म को ओपन कर रहा हूँ स्टर्लिंग सूत्र से।
क्या होगा, सबसे पहले n आएगा, n की जगह आपके पास क्या है gi प्लस एन आई, तो gi प्लस एन आई आ गया, log आ गया तो ये log आ गया, फिर क्या है वापस n, तो n क्या था gi प्लस एन आई, तो gi प्लस एन आई आ गया, माइनस का क्या है n, तो ये माइनस का क्या आ गया gi प्लस एन आई, यानी मैंने इस टर्म को इस फॉर्मूले से ओपन किया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। फिर ये बीच का माइनस आ गया, इसको भी क्या करूंगा इसी टर्म से ओपन करूंगा, ये भी क्या है log gi का फैक्टोरियल है, तो इसमें भी क्या आएगा जी n की जगह अब gi हो गया, तो देखो n की जगह gi हो गया, log ऐसे का ऐसे आएगा, ये log ऐसे का ऐसे आ गया, ये n था तो n की जगह gi आ गया, और ये जो माइनस का था क्या था gi था। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का gi था, बट यहाँ पे बाहर क्या था इसका माइनस था, इसकी वजह से ये क्या हो गया आपका प्लस हो गया। फिर क्या है माइनस का, इसको जब एक्सप्लेन किया तो ये क्या हो जाएगा log एन आई, तो log एन आई को मैं क्या करूंगा, एन आई को किससे ओपन करूंगा, स्टर्लिंग सूत्र से ओपन करूंगा, तो अब क्या होगा यहाँ पे जो n था वहाँ पे क्या हो जाएगा एन आई, तो देखो एन आई ऐसे का ऐसे, बीच का ये माइनस तो माइनस ऐसे का ऐसे, log ऐसे का ऐसे, और क्या था आपके पास n की जगह एन आई था तो एन आई, और माइनस का क्या हो जाएगा एन आई, क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का एन आई, ठीक है। ये माइनस का क्यों, ये प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी क्या है आपके पास माइनस है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये क्या रहा जी आई प्लस एन आई, क्या रहा आपके पास जी आई प्लस एन आई ऐसे का ऐसे। अब ये क्या है, ये यदि लॉग में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब लॉग का बेस क्या है ई है, लॉग ई जी आई एन आई, ये कर दिया, इस टर्म को दोनों को मैंने क्या कर दिया ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया जी आई लॉग जी आई। अब देखो ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी, तो ये टर्म ऐसे की ऐसे आ गई, जी आई प्लस का था, ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी, ये ऐसे की ऐसे, और एन आई ऐसे का ऐसे। अब देखो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कौन सी हो रही है, एक तो जी आई और एन आई हो रहा है, एक जी आई और एन आई हो रहा है, दोनों प्लस है, ये दोनों माइनस है। क्या बचा आपके पास लॉग ई डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा जी आई एन आई ऐसे का ऐसे रख दिया, लॉग जी आई एन आई ऐसे का ऐसे रख दिया, ये टर्म ऐसे की ऐसे रख दी, और जो 4 टर्म बची थी इन चारों टर्म को अपन ने क्या दिया लिख दिया। उसके बाद आप जानते हो कि उष्मागतिक एंट्रोपी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू लॉग ई डब्ल्यू होता है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पार्टिकल की कणों की संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो देखना है, तो वो कैसे देखेंगे, वो क्या करेंगे, मैं जो log ई डब्ल्यू है उसका आकलन करके यदि 0 के इक्वल रखूंगा तो उसका परिवर्तन दिखाई देगा, तो वो अभी अपन करते हैं। पहले जो आपको मैंने समझाया है इसको एक बार कंप्लीट रूप से आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक लगाइए बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी, टॉपिक लगाइए बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी, और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो लिखिए, फिर जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ वैसे वैसे आप बोर्ड से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। लिखिए, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो बोसॉन कण कहलाते हैं। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो बोसॉन कण कहलाते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना s इज इक्वल टू 0 1 2 3, पूर्णांक क्या होते हैं वही होते हैं, तो वो सब लिख लेना। फिर लिखना नीचे बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी, एल.एम. बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी एस.एम. बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, बोस-आइंस्टाइन एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। वह सांख्यिकी जो केवल बोसॉन कण के लिए मान्य हो, वह सांख्यिकी जो केवल बोसॉन कण के लिए मान्य हो, वह सांख्यिकी जो केवल बोसॉन कण के लिए मान्य हो बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी कहलाती है। बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का तरंग फलन, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का तरंग फलन सममित होता है। बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का तरंग फलन सममित होता है। बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी का तरंग फलन सममित होता है, और यह सांख्यिकी पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करती, और यह सांख्यिकी पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करती। अर्थात इस सांख्यिकी के अनुसार एक कक्षक में दो या दो से अधिक कण उपस्थित हो सकते हैं। एक कक्षक में उपस्थित 2 या 2 से अधिक कण उपस्थित हो सकते हैं।
तो देखो ये तो क्या लिखा है, ये मैंने वही लिखा है जो आपको फर्मियन और बोजॉन के डिफरेंस में आपके लिखा था। तो जो बोजॉन की प्रॉपर्टी थी वो मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखवा दी, और वो क्या कह रहा है, वो इसी स्टैटिक्स को फॉलो करेगा। तो इसीलिए मैंने पहले आपको डिफरेंस करवाया था, ताकि आपको थ्योरेटिकल कुछ भी रटना ना पड़े, आपको वैसे ही याद हो जाए। ठीक है, अब लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण। लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण। लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण। इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण, इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण, इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण स्थूल निकायों के लिए किया जाता है। इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण स्थूल निकाय के लिए किया जाता है। इस सांख्यिकी का गणितीय विश्लेषण स्थूल निकाय के लिए किया जाता है, और इस स्थूल निकाय की कल्पना कला समष्टि में की जाती है। इस स्थूल निकाय की कल्पना कला समष्टि में की जाती है। अब यदि कला समष्टि की डेफिनेशन लिखनी है तो भी लिख लो, वैसे तो आपको पता है, लिखने की जरूरत है नहीं। लिख लो, कला समष्टि लिखनी है क्या, चलो लिख लो 2 लाइन। वह समष्टि जिसमें 3 निर्देशांक स्थिति के रूप में, वह समष्टि जिसमें 3 निर्देशांक स्थिति के रूप में, वह समष्टि जिसमें 3 निर्देशांक की स्थिति के रूप में तथा 3 निर्देशांक संवेग के रूप में उपस्थित हो, वह समष्टि जिसमें 3 निर्देशांक की स्थिति के रूप में तथा 3 निर्देशांक संवेग के रूप में उपस्थित हो, अर्थात षटविमीय निर्देश तंत्र में हो या षटविमीय निर्देशांक में हो, कला समष्टि कहलाती है। कला समष्टि या फेज स्पेस कहलाता है। इसके आयतन को कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। इसके आयतन को कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। इसके आयतन को कैपिटल H से व्यक्त करते हैं। माना स्थूल निकाय के लिए, माना स्थूल निकाय के लिए कला समष्टि में जिसका आयतन H है, कैपिटल H है, माना स्थूल निकाय के लिए कला समष्टि में आयतन कैपिटल H है, इस कक्षा में, इस कला समष्टि में, सॉरी कक्षा में नहीं, इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन, इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन h³ है। इस कला समष्टि में उपस्थित एक कक्षक का आयतन h³ है। अतः कला समष्टि में उपस्थित कक्षकों की संख्या, अतः कला समष्टि में उपस्थित कक्षकों की संख्या, अतः कला समष्टि में उपस्थित कक्षकों की संख्या। अब आप यहाँ तक लिख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कला समष्टि में उपस्थित कक्षकों की संख्या लिखना, ये मैंने कर्ण लिख दिया है यहाँ पे गलती से, कक्षकों की संख्या लिखना है यहाँ पे, क्योंकि कर्ण तो क्या है आपका n है, GI क्या है, कक्षक है, तो इसकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, G = h³। तो यहाँ तक लिखो पहले, ये फर्स्ट स्टेप है, ये लिख लो जो मैंने रेड पेन पे लगाई है। देखो डेरिवेशन लिखते हो उसमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख दिया करो, ताकि आपको नंबर देने में भी आसानी रहे, आगे वाला आसानी से समझ जाए कि डेरिवेशन क्या कहना चाहता है, क्या क्या टर्म कहाँ से यूज लिए हैं। ये हो गया आपके पास। इसके बाद लिखो, माना IV अवस्था के लिए कला बिंदु की संख्या ni है। माना IV अवस्था के लिए कला बिंदु की संख्या स्मॉल ni है। माना IV अवस्था के लिए कला बिंदुओं की संख्या स्मॉल ni है। स्मॉल ni का मतलब जो मैंने तीनों टर्म बताई है, ni क्या है, कणों की संख्या, GI क्या है, कक्षकों की संख्या, W क्या है, ऊष्मागतिक प्रायिकता। माना IV अवस्था के लिए कला बिंदु की संख्या ni है। अतः बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार, अतः बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार, अतः बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार IV अवस्था में ऊष्मागतिक प्रायिकता, IV अवस्था में ऊष्मागतिक प्रायिकता, IV अवस्था में ऊष्मागतिक प्रायिकता। अब आप कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए, जो यहाँ तक है यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ से लेकर कंप्लीट यहाँ तक।
ये इधर वाला जो फर्स्ट भाग है ये कंप्लीट लिख दीजिए और थोड़ा लिखने की स्पीड रखना। ये वाला भाग लीजिए, लिखिए फर्स्ट वाला। देखो यदि एक स्टैटिक समझ में आ जाती है, सेम तरीका रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें केवल ये वाला चेंज होगा, जो उष्मागतिक प्रायिकता है ये चेंज हो जाएगी, बाकी सेम टू सेम यही यूज होने वाला है आगे भी, इसलिए इसको अच्छे से समझना। लिख दिया यहाँ तक। फिर लिखिए, हम जानते हैं कि उष्मागतिक प्रायिकता, हम जानते हैं कि उष्मागतिक प्रायिकता लघुगुणक रूप, हम जानते हैं कि उष्मागतिक प्रायिकता का लघुगुणक रूप एंट्रोपी कहलाता है। हम जानते हैं कि उष्मागतिक प्रायिकता का लघुगुणक रूप एंट्रोपी कहलाता है। अतः इस समीकरण का लॉग लेने पर, अतः इस समीकरण का लॉग लेने पर, अतः इस समीकरण का लॉग लेने पर, तो अब यहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिखोगे इसको, एंड तक, एंड तक यानी कम से कम समीकरण 3 तक तो लिख लो। ये जो पोर्शन है सेकेंड वाला ये कंप्लीट आप लिख लीजिए यहाँ तक। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, काफ़ी है 2 मिनट तो आपके लिए, लिख लीजिए। देखो मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है, कुछ भी टर्म में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर लिख कर करना, क्योंकि वैसे तो एक बार तो आप नोट्स में लिख रहे हो तो आपको पता लग ही रहा होगा कैसे कैसे क्या क्या टर्म आ रही है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ तक ही लिख लेना आप, समीकरण 3 और इसके आगे ये समीकरण 4 तक है, यहाँ तक ही लिख लेना, ठीक है, ताकि आगे मैं कुछ थ्योरी की लाइन लिखवा के फिर वापस आगे चलेंगे। कंप्लीट जो लिखा हुआ है कंप्लीट लिख दो उसको। ये दोनों यूनिट हो जाने के बाद अपन थर्मो के यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो थ्योरेटिकल भी है, और उसको थोड़ा ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो जाए, फिर अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स से बचेगी।
लिख दिया एंड तक, इक्वेशन नंबर 4 तक लिख दिया क्या? चले आगे, तो चलो लिखो आगे। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि निकाय की एंट्रोपी, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता के समानुपाती होती है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता के समानुपाती होती है। निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता के समानुपाती होती है। साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम परिभाषित होती है। साम्यावस्था की स्थिति में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम परिभाषित होती है। साम्य अवस्था की स्थिति में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम परिभाषित होती है। अतः ऊष्मागतिक प्रायिकता भी अधिकतम होगी। अतः ऊष्मागतिक प्रायिकता भी अधिकतम होगी। अतः ऊष्मागतिक प्रायिकता भी अधिकतम होगी। और हम जानते हैं कि अधिकतम फलन को नियतांक द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता के ni में परिवर्तन से डेल लॉग W, डेल यानी ये वाला डेल लॉग EW का मान शून्य होना चाहिए। अतः समीकरण 3 को अवकलन रूप में लिखने पर अब ये क्या बोल रहा है कि जो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम का केस लेते हैं तो उसमें जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। और आप जानते हो कि कोई भी एक मैक्सिमम केस कैसे निकालते हैं? अवकलन करके उसको क्या करते हैं? 0 को इक्वल रखते हैं, तो उसका वो मैक्सिमम केस आता है। मैक्सिमम मिनिमम आप निकालना अच्छे से जानते हो। तो क्या करूंगा मैं? सेम यही कंडीशन निकालने के लिए क्या करूंगा? लॉग W आ रहा है, उसका क्या करूंगा? अवकलन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 का क्या करता हूँ? अवकलन करता हूँ। तो अब जो अवकलन है इसको थोड़ा सा आप समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इजी पर डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन 3 आई है उसका क्या कर रहा हूँ? अवकलन कर रहा हूँ। तो उस अवकलन को एक बार समझना कि कैसे अवकलन होगा। इसका क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? डेल लॉग EW करना है। तो डेल E log W कर दिया, यहाँ तक कोई डाउट? फिर क्या किया, जो सिग्मा था वो चलो सिग्मा भी लगा दिया। अवकलन कर रहा हूँ मैं, तो देखो एक टर्म u इसको मान लेता हूँ, v इसको मान लेता हूँ। क्या करता हूँ? इसको u मान लेता हूँ, इसको v मान लेता हूँ। पहले इस फर्स्ट टर्म का कर रहा हूँ। तो देखो ये क्या आएगा? u तो ऐसे का ऐसे, या फिर क्या करें? gi, देखो gi प्लस ni, तो क्या कर दिया मैंने? ऐसे का ऐसे रख दिया। लॉग का अवकलन होगा तो वो क्या होगा? 1/gi प्लस का लॉग का क्या होता है? ये होता है। और इसका क्या होगा? ये इसका क्या हो जाएगा? देखो ये तो क्या होगा? लॉग का अवकलन। अब इसका भी होगा ब्रैकेट का, तो ये क्या होगा? डेल gi प्लस ni। क्या होगा? डेल gi प्लस ni। यदि आप डेल ऐसे नहीं लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? डेल gi प्लस ni। फिर क्या करें अपन? ये आ गया gi। अब देखो ये तो किसका हो गया? ओनली एक टर्म का हुआ है। अब मैं इस टर्म को ऐसे की ऐसे रखूंगा, इसका अवकलन करूंगा तो प्लस का क्या आ जाएगा? लॉग gi प्लस ni। और जो अवकलन होगा वो किसका होगा? वो लॉग इसका हो गया gi माइनस का gi प्लस का ni। ये केवल एक टर्म का अवकलन हुआ है। इसी तरह मैं माइनस दूसरे का करूंगा तो देखो ये दूसरा है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? ये बार माइनस आ गया। gi ऐसे का ऐसे, तो ये मैंने gi ऐसे का ऐसे कर दिया। लॉग का क्या हो जाएगा? gi और अवकलन किसका होगा? डेल gi। यही होगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्म का हुआ। ऐसे ये प्लस आता पर इस प्लस की माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब log gi तो ऐसे का ऐसे, तो log gi तो ऐसे का ऐसे, क्या कर दिया मैंने? log gi तो ऐसे का ऐसे। अवकलन किसका करोगे? डेल gi का, ये कर दिया डेल gi, ठीक है। फिर सेम कंडीशन वही थर्ड वाली टर्म का, ये क्या हो जाएगा? ni। अब देखो इसमें भी क्या होगा आपका? वही uv से मल्टीप्लाई होगा। ni को अलग मान लो और u log gi को अलग मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास?
एन आई, तो एन आई का क्या होगा बताओ, एन आई तो एक बार तो ऐसे का ऐसे 1/GI और डेल जी आई, सही है। फिर ये प्लस का माइनस आ जाएगा, अब इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा आपके पास एन आई, तो अब क्या करना है लॉग जी आई ऐसे का ऐसे रखना है, तो लॉग जी आई तो ऐसे का ऐसे रखा और डेल क्या आ गया आपका एन आई आ गया, ये आपका क्या होगा अवकलन होगा। तो देखो जो फाइनल टर्म आएगी वो क्या आएगी, ये जी आई से जी आई कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास जी आई प्लस का एन आई डेल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का लॉग ई जी आई प्लस का एन आई, ठीक है। ये क्या बचेगा डेल जी आई प्लस का एन आई, ठीक है। माइनस का क्या बचेगा, जी आई से जी आई कैंसिल आउट हो गया तो डेल जी आई, और माइनस का क्या बचेगा लॉग जी आई और डेल जी आई। ऐसे ये क्या बचेगा माइनस का एन आई 1/GI और डेल जी आई माइनस का लॉग जी आई, लॉग जी आई और डेल एन आई। अब आप जानते हो कि ये जी आई है, जी आई क्या है यहाँ पे कक्षकों की संख्या है, इसका मतलब आप जानते हो कि जो कक्षकों की संख्या होती है आईवी स्टेट में कक्षकों की संख्या है वो क्या है आपका जी आई है, क्या है आपका जी आई है। तो इसका मैं यदि अवकलन करूंगा तो ये क्या होगा डेल जी आई किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। और मैंने बोला था थ्योरी में लिखाया है कि जो उष्मागतिक प्रायिकता होती है उसको साम्यावस्था में केस में कंसिडर करें तो ये डेल लॉग कितना होता है इक्वल टू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या बचेगा डेल जी आई प्लस का एन आई प्लस का लॉग ई जी आई प्लस का एन आई, ये क्या बचेगा आपके पास डेल जी आई प्लस का एन आई, ठीक है। और ये जी आई वाली टर्म हट जाएगी और क्या बचेगा ये वाली टर्म भी हट जाएगी, बताओ ये वाली हट जाएगी क्या, तो ये वाली भी हट जाएगी और क्या बचेगा ये वाली हट जाएगी। तो अब आपके पास क्या बचेगा लॉग जी आई और डेल एन आई। तो देखो कौन कौन सी टर्म हटी, बताओ मैंने जो किया वो सही है क्या, देखो एक बार कि कौन कौन सी टर्म हटेगी यहाँ पे। अब इसमें आप यदि ऐसा कर सकते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैसे, इसका जी आई करो इसका डेल एन आई करो, ऐसे भी कर सकते हो यदि ऐसा करना चाहो तो। बताओ ऐसे करें क्या एक्सप्लेन करके करे तो भी अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ किया तो सही, कोई मिस्टेक तो नहीं की। इस वाली टर्म को एक बार देखना, देखो लॉग ये क्या किया मैंने यू आई आई एन आई का कर दिया एन आई, लॉग का कर दिया 1/GI डेल जी आई माइनस का लॉग जी आई और डेल एन आई, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। यदि मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ क्या होगा, यदि इस टर्म को आप ऐसे ना लिख के ऐसे कर दो डायरेक्ट, यदि मैं इसको अलग अलग कर दूँ सिग्मा, तो देखो डेल जी आई प्लस डेल एन आई प्लस का क्या हो जाएगा लॉग जी आई प्लस का एन आई। फिर इसमें क्या ये वाला क्या ये मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसको भी क्या करें ओपन करेंगे क्या, बताओ जो ये वाली टर्म है इसको भी ओपन करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डेल जी आई प्लस का ये क्या है एन आई, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, जब यहाँ पे 0 कर दिया तो मैं इसको डायरेक्ट एन आई लिख सकता हूँ, ठीक है। जी आई हटा दो यहाँ से, देखो प्लस में यदि मैं क्या करता इसको अलग अलग लेता तो क्या आता ये प्लस में आता, इसलिए ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म बचेगी। तो ये क्या बचा आपका ये वाली एक टर्म बच गई, ये वाला 0 हो गया, माइनस का क्या हो गया लॉग जी आई और डेल जी आई, तो ये भी आपका हो गया, तो ये भी हट गया, ये वाली टर्म भी हट गई, क्या बचा ये भी हट गया, तो आपके पास बचा केवल लॉग जी आई और डेल एन आई, ये वाली टर्म बची। देखो इसमें भी ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी 0 हो गई, तो क्या बचा आपके पास डेल एन आई प्लस का लॉग ई जी आई प्लस का एन आई डेल एन आई माइनस का लॉग जी आई और डेल एन आई। देखो ये वाली टर्म बच रही है क्या लास्ट में, यही बच रही है आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ डेल एन आई यदि कॉमन लेता हूँ तो ये क्या लोगे डेल एन आई कॉमन ले लिया तो ये क्या आएगा, देखो डेल एन आई कॉमन ले लिया 1 प्लस लॉग ई जी आई प्लस का एन आई, डेल एन आई बाहर आ गया माइनस का लॉग जी आई। मुझे लग रहा है आंसर में कुछ चेंजेज आ रहा है। डेल एन आई कहीं ना कहीं कट हो रहा है, और वो कट कहाँ पे हो रहा है चेक करिए कि डेल एन आई कहीं ना कहीं पर कट हो रहा है। ये वाला जो डेल एन आई है ये हट रहा है, और ये डेल एन आई कौन सी टर्म से हट रहा है,
एक बार अवकलन को चेक कीजिए आप कि अवकलन में कोई मिस्टेक तो नहीं किया अपन ने। देखो मिस्टेक कहाँ की थी अपन ने, मिस्टेक यहाँ पे की थी। ये क्या था आपका, देखो ये वाली जो टर्म थी जो अपन ने इक्वेशन 3 पे, एक बार पेज पलटो आप, तो ये वाली मिस्टेक की थी अपन ने, जो एन आई लॉग एन आई था, क्या था एन आई लॉग एन आई, तो यहाँ पे मैंने एन आई लॉग जी आई कर दिया, बट कि ये जी आई नहीं था, क्या था आपका एन आई ही था। यहाँ देखो यहाँ क्या था आपका एन आई था, तो यहाँ पे क्या है एन आई है। जब ये वाला एन आई है फिर तो क्या हो गया इसमें, देखो ये वाली टर्म पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये वाली दोनों टर्म क्या थी आपकी ऐसे की ऐसे रह गई। जी आई का किया तो जी आई पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट कहाँ आएगा आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो एन आई ऐसे का ऐसे, अवकलन किसका 1/ni का, तो ये 1/ni, और ये अवकलन किसका होगा ni का, किसका होगा ni का। यानी देखो ni ऐसे का ऐसे, log का किया तो 1/ni और ni का किया तो del ni, ऐसे ही सेम ये क्या होगा, ये क्या टर्म आएगी आपके पास। अब देखो log ni तो ऐसे का ऐसे, तो log ni ऐसे का ऐसे, और ये क्या रह जाएगा del ni। तो क्या क्या चेंज हो गया इसमें, देखो ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे रही, ये वाली दोनों टर्म चेंज होगी। देखो कैसे, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे रख दी, ये कट दिया तो ये ऐसे का ऐसे रख दिया, log जी आई प्लस एन आई ऐसे का ऐसे, डेल जी आई या नहीं, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे, और ये टर्म, तो इसमें जो माइनस देखो एन आई से एन आई हट जाएगा तो क्या रहेगा डेल एन आई माइनस का log एन आई और डेल एन आई, ये रहेगा। अब इसमें क्या किया, डेल जी आई डेल एन आई अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इसमें से डेल एन आई रह गया, माइनस का log, माइनस का क्या रहेगा, देखो माइनस का ये जी आई तो क्या हो गया आपका यहाँ से 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास। अब देखो ये वाली टर्म कहाँ गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, डेल जी आई आ रहा है, तो क्या बचेगा माइनस का डेल एन आई माइनस का log एन आई और डेल एन आई। और देखो इसमें ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो रही है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, तो आपके पास क्या टर्म आनी चाहिए, अब सही आ जाएगा। क्योंकि मिस्टेक अपन ने यहाँ की थी, एन आई की जगह गलती से बाय मिस्टेक जी आई कर दिया, तो वो जी आई नहीं था, वो एन आई ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, ये देखो अब डेल जी आई था, तो डेल जी आई तो यहाँ से भी हटा देते हैं अपन, 0 हो गया वो, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है 0, जहाँ जहाँ डेल जी आई 0 आ रहा है वो सब हटा दिए मैंने, क्या बचा log ई जी आई प्लस का एन आई डेल एन आई माइनस का log एन आई और डेल एन आई, ठीक है। अब यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेल एन आई कॉमन लेता हूँ, सिग्मा डेल एन आई कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा log ई जी आई प्लस का एन आई माइनस का log एन आई, और इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 0, ये सब क्या, क्योंकि मैंने बोला था कि साम्यावस्था की कंडीशन में डेल log ओमेगा क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो एक बार ये वाला नोट कर लीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल मेन चीज़ है इसमें डिफरेंशियल करना, डिफरेंशियल में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कक्षकों की संख्या है वो क्या है जी आई है, तो उसका मैं यदि अवकलन करूँगा तो वो क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये वाली टर्म आएगी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यदि आप और एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा डेल एन आई log m माइनस एन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ई जी आई प्लस का एन आई और अपॉन में क्या एन आई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4, लिखिए इसको फटाफट क्लियर करिए इसको। फिर लिखिए, इसमें लिख दिया, कुछ नहीं किया, डिफरेंशियल किया है और ये वाली इक्वेशन लाई है। और डिफरेंशियल भी इजी है, केवल यू वी का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना है, बाकी कुछ नहीं है।
लिख दिया। उसके बाद लिखिए माना संपूर्ण निकाय में, माना ऐसे लिखना, माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा U है, माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा U है जो कि एक नियतांक है। माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा U है जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकलन रूप शून्य होगा। अतः इसका अवकलन रूप शून्य होगा। माना संपूर्ण निकाय की ऊर्जा U है जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकलन रूप शून्य होगा। अब ये कैसे होगा, देखो U इज इक्वल टू मैं क्या मानता हूँ, U इज इक्वल टू मानता है देखो E I और N I। अब देखो ऊर्जा क्या मान ली अपन ने, U मान ली, और फिर जो E I आएगा वो क्या करेगा, यानी टोटल ऊर्जा की बात करें अपन, टोटल ऊर्जा की बात करें तो इसमें जो एक पार्टिकल की ऊर्जा है, टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी Ni, तो आपकी क्या हो जाएगी टोटल ऊर्जा। यदि मैं इसका अवकलन रूप करूं तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा EI और डेल Ni, यानी ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्या किया मैंने, यदि निकाय की ऊर्जा U मान ली, उसको यदि मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाले जो मैक्सिमम यानी अधिकतम परिवर्तन किस में है, Ni में। इसमें भी तो यही किया था, Ni में अधिकतम परिवर्तन के लिए क्या माना था, साम्यावस्था में माना था, सेम वही कंसेप्ट। फिर लिखिए समीकरण 5 के बाद, इसके बाद लिखिए माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या, माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या कैपिटल N है। माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या कैपिटल N है जो कि एक नियतांक है, जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकलन रूप भी शून्य होगा। अतः इसका अवकलन रूप भी शून्य होगा। माना संपूर्ण निकाय में उपस्थित कला बिंदुओं की संख्या कैपिटल N है जो कि एक नियतांक है, अतः इसका अवकलन रूप भी शून्य होगा। अतः इसका अवकलन रूप भी शून्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका N इज इक्वल टू सिग्मा Ni, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल Ni इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6 ये लिख लीजिए। क्या कह रहा है, जो भी पार्टिकल की टोटल पार्टिकल की संख्या से पूरे सिस्टम में पार्टिकल की संख्या की बात करें तो कितनी कैपिटल, और ये क्या एक स्टेट में यानी IV स्टेट में जो अवस्था में संख्या अलग अलग होगी उस टोटल मिला के क्या हो जाएगी N, इसका डेरिवेटिव करे तो 0। तो देखो साम्यावस्था में ये मान लिया और पार्टिकल की संख्या मान ली। अब यहाँ पे आपकी एक मेथड काम आने वाला है जिसे बोलते हैं लाग्रांजी मेथड, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ये लिखिए समीकरण 6 वाला लिख लीजिए पहले। फिर लिखिए कि समीकरण 5, 6 व कितने दे दिए, समीकरण ऐसे लिखना 4 तो वहाँ दे दिया था ना अपन ने, वहाँ दे दिया था, तो इसको 5 दे दो आप, ये 5, ये 6 और ये 7, क्योंकि अपन ने 4 वहाँ दे दिया था। लिखिए इसमें समीकरण 5, 6 व 7, समीकरण 5, 6 व 7 प्रथम कोटि की विशिष्ट अवकल समीकरण है। समीकरण 5, 6 व 7 प्रथम कोटि की विशिष्ट अवकल समीकरण है, अतः इन अवकल समीकरण का हल लाग्रांजी विधि द्वारा किया जाता है। अतः इन समीकरण का हल लाग्रांजी विधि द्वारा किया जाता है। अतः इन समीकरण का हल लाग्रांजी विधि द्वारा किया जाता है। तो करना क्या, इसमें लाग्रांजी विधि क्या कहती है, देखो इसको क्या कहती है। ये एक आपका लाग्रांजी विधि है, वो एक स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है। क्या होता है, कुछ इक्वेशन ऐसी आती है जिसको वो स्पेशल कैरेक्टर लेते हुए इसको सॉल्व करता है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है समीकरण नंबर 5, जो मैं मेथड सिंपली बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। इसका माइनस का बीटा से मल्टीप्लाई करना है और लेना है आपका समीकरण नंबर 6, और प्लस का माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई करना और लेना है समीकरण नंबर 7 इज इक्वल टू क्या करना है आपका 0। ये वाली चीज़ करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाग्रांजी मेथड हो जाएगा। क्या करना है आपको कि ये जो तीनों इक्वेशन आई है, तीनों कैसे आई है, तीनों मैक्सिमम केस में आई है। तो जो मैक्सिमम केस तीनों में आ जाती है, समीकरण 5 तो ऐसे की ऐसे रख दी, समीकरण 6 का माइनस बीटा से मल्टीप्लाई और समीकरण 7 का
किससे मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा से। तो ये मैं सब वैल्यू रखूंगा तो देखो मान रखने पर क्या आएगा, मान रखने पर क्या आएगा, समीकरण 5 कितना है, देखो समीकरण 5 है आपका ये डेल एन आई, साथ में क्या आ जाएगा लॉग जी आई प्लस का एन आई और एन आई, यही आएगा, प्लस का माइनस बीटा, समीकरण 6 कितना है, देखो समीकरण 6 हो जाएगा आपका सिग्मा ई आई और डेल एन आई, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ये हो जाएगा माइनस का एल्फा सिग्मा डेल एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से जो जो बाहर आ रहा है, एक तो डेल एन आई बाहर आके जाएगा, तो डेल एन आई बाहर आएगा तो क्या रहेगा आपके पास, देखो डेल एन आई बाहर आता था यहाँ से हर जगह से, तो ये क्या रहेगा सिग्मा लॉग ई, या फिर आप सिग्मा को भी बाहर ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सिग्मा को भी आप क्या ले लो बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा भी बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल एन आई, तो ये हो जाएगा देखो लॉग ई जी आई प्लस का एन आई अपॉन में एन आई माइनस का बीटा ई आई माइनस का एल्फा इज इक्वल टू क्या 0, यही रहेगा। देखो ये वाली टर्म ही रहेगी क्या, यदि मैं एन आई और सिग्मा दोनों बाहर निकाल लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको आप सिग्मा को यहाँ लिखना। अब ये क्या है, ये जो है सिग्मा डेल एन आई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिग्मा कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है क्या, सिग्मा तो क्या बताता है पार्टिकल में जो टोटल ऐड बताता है, एन आई क्या बता रहा है, एन आई यानी जो कणों में परिवर्तन हो रहा है, कणों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब आप जानते हो कणों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कभी 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे फिर अपन, तो देखो अब इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है लगभग अपने पास, तो ये क्या आएगा, ये रह जाएगा आपके पास क्या लॉग ई जी आई प्लस एन आई अपॉन में एन आई और माइनस का बीटा ई आई, या फिर इसको मैं इधर भेज दूँ, ये क्या करूँ एक बार 0 के इक्वल कर देता हूँ, माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, तो क्या बचा आपके पास लॉग ई जी आई प्लस का एन आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस का बीटा ई आई, यही बचेगा। इसको मैं क्या करूँ, अब देखो ये वाली टर्म कैसे थी, ये उसको 0 के इक्वल था तो उधर भेज दिया, क्या भेज दिया उधर भेज दिया, तो ये क्या आएगा लॉग हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा जी आई प्लस का एन आई अपॉन में एन आई इज इक्वल टू, तो ई की पावर एल्फा प्लस बीटा ई आई, यही आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो देखो जी आई अपॉन में एन आई ऐसे लिख सकता हूँ, जी आई अपॉन में एन आई प्लस का 1 इज इक्वल टू ई की पावर एल्फा और ई की पावर क्या लिख दूँ बीटा ई आई, क्या लिख दूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जी आई अपॉन में एन आई प्लस का 1। अब देखो जो ई की पावर एल्फा है उसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ ई की पावर एल्फा है उसको क्या मान लेता हूँ ए, तो उसको मान लिया ए, ई की पावर देखो ये क्या आ गया, ये बीटा ई आई आ गया, क्या आ गया बीटा ई आई अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन ऐसे का ऐसे रहेगा, ये 1 उधर जाएगा तो क्या आएगा आपके पास जी आई इज इक्वल टू एन आई ए ई की पावर बीटा ई आई और माइनस का 1, बताओ यही आएगा क्या, क्या यही आएगा क्या आपका आंसर, सही है क्या, चेक कीजिए सही है क्या आपका आंसर जो किया है मैंने। सही है, यदि आपको एन आई निकालना है तो एन आई निकाल सकते हो यहाँ से, एन आई यदि निकालना है तो ये क्या आएगा जी आई अपॉन में ए ई की पावर बीटा ई आई माइनस का 1, तो ये भी आ सकता है आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बोस-आइंस्टीन का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोस-आइंस्टीन का फॉर्मूला। और आप जानते हो कि ये बीटा ई आई है वो क्या है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन आया इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में ए ई की पावर, ये यहाँ तक लिखिए, ये आपका टोटल फाइनल आंसर आ गया। और यही क्या शो करता है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों की संख्या को शो करता है, यही स्टैटिक्स। फिर मैं एक एक चीज़ लिखवा देता हूँ, इसको आप यदि एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में भी लिख सकते हो, एन आई इज इक्वल टू जी आई ए एक्सपोनेंशियल
ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, बीटा ये क्या होता है आपके पास, KT होता है -1, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो ये क्या व्यक्त करता है, ये मैक्स कौन सा, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का क्या व्यक्त करता है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का वितरण फलन को व्यक्त करता है। क्या है यह समीकरण, बोस-आइंस्टीन यह समीकरण बोस-आइंस्टीन का वितरण फलन को व्यक्त करता है, वितरण फलन को व्यक्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि एक एक चीज लिखना हो तो देख लो क्या लिखोगे कि जो ये अपने पास Ni है, Ni क्या है आपके पास, IV अवस्था में कणों की संख्या है, कणों की संख्या है। जो EI है वो क्या है, IV अवस्था में कण की ऊर्जा है, IV अवस्था में कण की ऊर्जा है। और जो KT है वो क्या है, T परम ताप है। GI क्या है, GI क्या है आपके पास, IV अवस्था में कक्षकों की संख्या है। क्या है, कक्षकों की संख्या। तो यही आपका क्या कहलाता है, बोस-आइंस्टीन का फॉर्मूला कहलाता है। तो आपको ये वाले, यदि ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया तो फर्मी डिराक भी आसानी से आ जाएगा। कुछ नहीं किया, अपन ने फॉर्मूला लिया था स्टार्टिंग में, W = GI + NI - 1 का फैक्टोरियल अपॉन में GI फैक्टोरियल NI फैक्टोरियल को काम में लेते हुए, इसका डेरिवेटिव करते हुए, अवकलन करते हुए, लाग्रांज मेथड को काम में लेते हुए ये वाला सॉल्यूशन निकाला है। तो देखो Ni IV अवस्था में उपस्थित कणों की संख्या, GI IV अवस्था में उपस्थित कक्षकों की संख्या, ए क्या है आपका, E अल्फा एक तरह से कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल क्या है EI अपन में KT क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टेम्परेचर और -1। तो ये वाला जो व्यक्त करता है ये क्या करता है आपका, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के वितरण फलन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यही आपकी एक स्टैटिक्स की बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टैटिक्स की नई क्लास में, फर्मी डिराक स्टैटिक्स की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।